हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा आज आपके लिए आपके चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स पर एक बहुत ही जानी मानी ऑड टू ए नाइटिंगेल जो कि जॉन केट्स ने लिखी है लेकर आई हूँ। ये जो ऑड है 80 लाइंस में कंप्लीट होती है। इट मीन्स थोड़ी सी बड़ी है। जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हम इसे अगर इसी वीडियो में करें तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ थोड़ा सा जॉन केट्स के बारे में जानेंगे और ऑड टू ए नाइटिंगेल की समरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जॉन कीट्स से। जॉन कीट्स जो हैं इनका लाइफ स्पैन 1795 से 1821 तक रहा है। ये एक रोमांटिक पोइट रहे हैं। रोमांटिक पोइट का मतलब कि ये नहीं है कि वर्ड सुना और हमने दिमाग लगा लिया कि रोमांटिक है, रोमांस के बारे में लिखा होगा, लव के बारे में लिखा होगा। ये वो वाला रोमांस नहीं है, ये वो वाला रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक पोइट का मतलब क्या है कि रोमांटिक एक एज है। जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एजेस है ना, रोमांटिक एक एज है। इस एज से ये बिलोंग करते हैं। इनका जो लिटरेरी करियर है वो इस एज से बिलोंग करता है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, जॉन कीट्स हैं, पी.बी. शैले हैं और विलियम ब्लैक भी और बहुत हैं। लेकिन ये जाने माने हैं, मतलब जैसे वेल नोन हैं, जिनका नाम अक्सर आपने मैंने सभी ने खूब सुना है। ये लोग रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। यानी इनका जो लिटरेरी जो टाइम है, इनका जो लिटरेरी जो करियर है वो इस एज से रिलेटेड है। इसलिए इनको रोमांटिक पोइट बोला जाता है, रोमांटिक राइटर्स बोला जाता है जाती है। अब जॉन कीट्स की थोड़ी फैमिली को जान लेते हैं। जॉन कीट्स 4 भाई बहन थे। इनमें जॉन कीट्स सबसे बड़े थे, 2 ब्रदर और थे, एक सिस्टर थी। तो जब यहाँ जो इनके ब्रदर आपके सामने जो ये दिखाई गई है फोटो, इसके अंदर एक थॉमस कीट्स है जिसको टॉम कीट्स के नाम से भी जाना जाता है, टॉम नाम से भी जाना जाता था। इनकी डेथ जो है वो टीबी से हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी। तो जॉन कीट्स की अगर हम बचपन की बात करें या उनकी लाइफ की बात करें तो इनका लाइफ जो है वो मिजरी से भरा हुआ था, क्योंकि जॉन कीट्स बहुत छोटे थे। मीन्स अमूमन 14 साल के रहे होंगे कि जब इनके फादर की डेथ हो गई थी और फिर उनकी मदर की डेथ हो गई थी। फिर ये भाई है, इसकी भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई थी। यानी इनकी फैमिली के अंदर इतनी ट्रेजेडी हो चुकी थी कि ये जो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इन सारी चीज़ों का, इनको मतलब अकेलापन जो है वो ज़्यादा खलता था। बहुत इनको ऐसा लगता था कि मतलब मैं अकेला हूँ। ऐसा इनकी ओड के अंदर, जैसे हम ओड टू ए नाइटिंगेल को डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखना कि ये चीज़ हमारे सामने आएगी। एक तो इफेक्ट ये है और दूसरा क्या है कि खुद जॉन कीट्स जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थे और उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और वो भी बहुत अर्ली एज में। यानी सिर्फ 25 के हुए थे और 25 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी 1821 में। ठीक है। तो जॉन कीट्स की अगर हम बात करें फैमिली की और उनकी लाइफ की, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ मिजरी से भरी हुई थी। फिर एक चीज़ और भी थी कि इनके लाइफ के अंदर 2 लेडी आई, लेकिन एक से तो मतलब ये कह लीजिए कि इनकी फियोंसी रही हैं, वो उनसे शादी भी इनकी नहीं हो पाई और उसका रीज़न कहीं ना कहीं इनकी बीमारी हो गई थी। तो जॉन किट्स का फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या इनके ऊपर इस चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ा है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जॉन किट्स आखिर अर्ली टाइम में करते क्या थे, क्योंकि जो इनका लिटरेरी जो लाइफ स्पैन है वो तो बहुत छोटा सा है। यानी लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इन्होंने वर्क्स तो सारे के सारे मेमोरेबल लिखे हैं, सारे के सारे लीजेंडरी हैं, लेकिन इनका टाइम पीरियड बहुत कम है। तो पहले शुरुआत में इन्होंने क्या किया, शुरुआत में ये मेडिकल फील्ड के अंदर थे। यानी एक आप ये कह सकते हैं कि जैसे सर्जन होता है ना, सर्जन जो होता है उसकी इन्होंने मतलब सर्जरी करने की इन्होंने एक ट्रेनिंग ली थी और वो ट्रेनिंग ये पास आउट कर चुके थे। वो ट्रेनिंग करने के बाद में ये गाइज हॉस्पिटल जो कि लंदन में है वहाँ एक ड्रेसर के रूप में काम करने लगे। लेकिन इनको संतुष्टि नहीं हुई। मतलब काम तो वहाँ करने लग गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ की बेचैनी थी कि ये वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए ये बने हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि मुझे राइटिंग करनी चाहिए, मुझे कुछ अच्छा लिखना चाहिए। और जब हम इनकी बायोग्राफी पढ़ें, इनके बारे में और थोड़ा गहराई से जाने, तो हमें पढ़ने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जॉन किट्स जो थे बचपन से ही बहुत लर्नेड थे, मतलब लिखने में बहुत अच्छे थे। इनके एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, जिनके बेटे से इनकी दोस्ती थी, वो इनको मोटिवेट भी किया करता था। मतलब जब भी इनके स्कूल में किसी तरह का कोई राइटिंग कंपटीशन होता था तो इनकी जो राइटिंग थी, इनका जो लेख होता था वो सबसे अलग होता था। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि बचपन में ही पता चल जाता है कि हुनर क्या है। तो इनके अंदर ये जो लिखने की जो क्वालिटी है ये बचपन से ही थी। और फिर मिल्टन का मतलब मिल्टन की जो वर्क्स इन्होंने पढ़े, मिल्टन के वर्क्स का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी किया और अपने आप को उस माहौल में ढाला भी। अब जॉन किट्स की लाइफ की बात हो गई। अब जब इनकी डेथ की हम बात करते हैं तो
25 की एज में इनकी डेथ हो गई और रोम में हुई थी। तो इन्हें रोम में ही दफनाया गया। जहाँ इन्हें दफनाया गया उस जगह का नाम प्रोटेस्टेंट सिमेट्री है, जहाँ पे इनको दफनाया गया। और इनकी जो वहाँ पे बरियल जो इनका है, जहाँ इनको दफनाया गया, वहाँ पर जो ये बनाया गया है मोनूमेंट सा, यहाँ लिखा हुआ है कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। ये देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते थे, मतलब ये इनकी आखिरी इच्छा थी। वो इन्होंने अपने दोस्त को ये बात बोली थी कि भाई ऐसा कुछ तुम्हें लिखना है, उसके ऊपर लिखवाना है। तो ये कहते, मतलब ये ऐसा सोचते थे कि मैंने इतना बहुत कुछ लिटरेचर में लिखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ लिखा है बहुत जल्दी ही लोग उसे भूल जाएंगे। मीन्स ही वॉज इमीडिएटली फॉरगॉटन। मतलब ये चीज़ वो सोचते थे कि शायद बहुत जल्दी मुझे लोग भूल जाएंगे। लेकिन उनकी ये लिखी हुई लाइन भी अमर हो गई। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा जो सोचा ये भी अमर हो गया। आप ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी वो थे। उनके नाम पर, जॉन किट्स के नाम पर स्टैंप तक जारी हुई हैं। मतलब जॉन किट्स इतने मतलब वेल नोन रहे हैं, आज भी लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टैंप भी जारी की गई थी। तो अब हम जॉन किट्स को थोड़ा जान लिए हैं, और टू ए नाइटिंगेल को जान लेते हैं। और टू ए नाइटिंगेल जो है 1819 में कंपोज हुई थी, यानी लिखी गई थी 1819 में। और सेम ईयर मीन्स 1819 में ही उसे पब्लिश करवा दिया गया था। यानी बिल्कुल सेम ईयर ही कंपोज किया, सेम ईयर ही पब्लिश करवा दिया गया। और बहुत ही फेमस और सेलिब्रेटेड पोएम है ये इंग्लिश लैंग्वेज की। आप अगर कहें तो इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड में से एक है ये पोएम। जब शुरू होती है ना लाइन बाय लाइन, तो जब लाइन बाय लाइन हम शुरू करते हैं इसको, तो स्टार्टिंग के अंदर ही ये ना एक पेड़ का जिक्र करता है यहाँ, हेमलॉक प्लांट का। मतलब आप शुरुआत के अंदर पहली लाइन से जो पढ़ेंगे तो एक आपके सामने इमेजिनेशन बनती चली जाएगी। मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपको लगेगा कि स्पीकर जो है वो कहीं एक घने जंगल में बैठा है, या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठा है, जहाँ पे वो अपने आप को बुलबुल की आवाज़ सुन रहा है, नाइटिंगेल की आवाज़ सुन रहा है, और अपने आप को सुन्न सा फील कर रहा है। मतलब बिल्कुल एकदम ड्राउजी नमनेस उसको फील हो रही है, बिल्कुल सुन्न हो गया है वो। सुन्न से मतलब ये है, अब जानो बात को थोड़ा सा समझो, कि बुलबुल की, नाइटिंगेल की जो वॉइस, वॉइस तो नहीं कह सकते, वॉइस तो इंसान के होते हैं, नाइटिंगेल का जो वो गीत है, जो उसका जो सॉन्ग है, उसकी जो वो आवाज़ है ना, उसको सुनकर मतलब कभी अपने राइट स्पीकर जो है वो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अच्छी तरीके से भूल गया है। वो बिल्कुल एकदम सुन्न सा हो गया। उसको ऐसा लग रहा है जैसे हेमलॉक प्लांट की वो बात कर रहा है कि हेमलॉक प्लांट का जैसे जहर उसने चख लिया हो। यानी ऐसा कहा जाता है ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो है ना मतलब जहर निकलता है, और वो अगर कोई चख ले तो उसको किसी तरह की कोई चीज़ याद नहीं रहती। और वो जिक्र एक लीथी रिवर का भी करता है यहाँ। ये माइथोलॉजिकल इसने यहाँ पर उठाए हैं, मतलब कीट्स जो है ना माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा देते हैं, बिब्लिकल डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा देते हैं, मिथ्स की बहुत सारी बातें करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। लीथी रिवर है एक। लीथी रिवर की बात क्या करी है, वो ये कहते हैं कि लीथी रिवर का पहले मैं आपको बता देती हूँ कि है क्या ये मिथ्स के अंदर एक रिवर है, माइथोलॉजी के अंदर एक ऐसी रिवर है, ऐसा कहते हैं इसके अंदर अगर कोई डूब जाता है तो वो अपना सारा पास्ट भूल जाता है। यानी वो अपनी सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ, क्या उसके साथ में हुआ क्या नहीं हुआ, पास्ट सारा भूल जाता है। तो वो ये कह रहा है यहाँ पर, हमारी जो फर्स्ट पैरा है पोएम की, उसमें कह रहा है कि नाइटिंगेल की इतनी स्वीट सी वो जो सॉन्ग है उसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हेमलॉक का जहर चख लिया हो, या मैंने लीथी रिवर में डुबकी लगा ली हो। तो नाइटिंगेल से कहता है, बाद में अगली लाइन में बोलता है कि नाइटिंगेल मैं तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर, क्योंकि तुम गा रही हो। भाई तुम गा रही हो और इतना मीठा गा रही हो कि लोग तुम्हारे गाने को सुनकर, लोग तुम्हारी आवाज़ को सुनकर अपनी परेशानियों को भूल गए हैं। यहाँ वो एक सिमली भी यूज़ करता है, सिमली भी कह सकते हैं यहाँ पर। एक तरह की ये समझ लीजिए कि एक ऐसा करेक्टर यूज़ करता है नाइटिंगेल के लिए, उसको नाइटिंगेल को उसके साथ में कंपेयर करता है कि तुम मुझे ऐसे लग रही हो जैसे कि ड्रैगन हो, ड्रैगन ऑफ द ट्री, ड्रैगन ऑफ द ट्री उसको बोलता है। ड्रैगन जो है ना वो मिथ्स के अंदर ही, माइथोलॉजी के अंदर ही एक ऐसी अप्सरा है जो पेड़ पर रहती है, पेड़ से चिपकी रहती है, पेड़ पर रहती है, उसके बहुत लाइट लाइट से विंग्स हैं। मतलब इस टाइप से उसको बता रहा है नाइटिंगेल को। फिर सेकंड पैरा के अंदर वो आगे चलता है, सेकंड पैरा के अंदर नाइटिंगेल को बोलता है कि नाइटिंगेल भाई तुम जो है ना, तुम्हारी जो आवाज़ है वो मुझे ऐसे लगती है, मतलब मैंने इतना उसको सुना, मेरे दिल में, मैं गहराई में इतना उतर गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने विंटेज मीन्स पुरानी शराब
जो होती है उसको बोलते हैं, लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है, विंटेज जैसे मैंने पी ली हो। और वो भी कैसी विंटेज, ऐसी जिसे कहीं बहुत गहरा खोद कर धरती को और नीचे दबाया गया हो ठंडी करने के लिए, यानी बहुत ठंडी ठंडी सी जैसे मैंने शराब पी ली हो, विंटेज शराब पी ली हो। और वो मैंने पी है और उसके अंदर से मुझे ऐसे खुशबू आ रही है जैसे फूलों की हो, यानी अपने आप को बिल्कुल नेचर के टच में फील कर रहा है यहाँ पे पोइट, अपने आप को बिल्कुल एकदम है ना प्रकृति के अंदर खो गया। जबकि जो हमारा जो स्पीकर है वो खुद पोइट है, और जो जॉन कीट्स है वो मतलब जब उसने ओड टू नाइटिंगेल लिखी ना, उस समय तक उसको ये चीज़ पता चल गई थी कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है और वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जीवन में बहुत सारी मिजरी थी, बहुत परेशानियां थी, लेकिन नाइटिंगेल की धुन में वो ऐसा खो गए कि उनको कुछ होश ही नहीं रहा। वो अपने एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए ना, वो अपनी सारी दुख, सारे तकलीफ, सब कुछ भूल गए। तो वो क्या कहते हैं कि अगला पहरे के अंदर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने विंटेज की पुरानी शराब को पी लिया हो। हाँ, और उसको भी कैसे ऐसा पिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको पीने के बाद फूलों की सी खुशबू आ रही हो, सारे दुख दर्द सब कुछ मैं भूल गया, और कैसे उन सबको भूलकर मैं नाच रहा हूँ। वो ऐसे कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी गहरे जंगल के अंदर, मतलब बहुत गहरा जंगल है, बहुत ही घना जंगल, बहुत घने जंगल के अंदर जैसे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे उड़ चला हूँ। हाँ, और यहाँ पर एक और वो जिक्र करते हैं, एक हिपोक्रेन है, मतलब एक बहुत पवित्र फवारा है, फाउंटेन टाइप्स का है वो। उस ये कहा जाता है कि उस पानी के अंदर अगर कोई, उस पानी को अगर कोई पी लेता है, कोई भी XYZ कोई भी पी लेता है, ऐसा मिथ्स के अंदर ही है, मतलब बहुत सारे है ना। आप ये चीज़ देखना, जब ओड टू नाइटिंगेल को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, आप देखना हर थर्ड फोर्थ लाइन के अंदर वो कोई ना कोई माइथोलॉजिकल करेक्टर या फिर कोई माइथोलॉजिकल है ना हमें सिम्बली प्रेजेंट करेंगे, कोई ना कोई करेक्टर की बात करेंगे माइथोलॉजिकल है, जो कोई डेथी हो, मतलब कोई म्यूज हो, मतलब इस तरीके के वो जिक्र करते रहते हैं। इनसे ये पता चलता है कि मिथ्स वगैरह से वो बहुत जुड़े हुए थे, यानी उन्होंने माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिपोक्रेन, जो कि एक पवित्र फवारा है, उसके पानी को जैसे मैंने पी लिया हो, क्योंकि उसको पीकर क्या होता है, लोगों को कविता करने की, मीन्स पोइट्री करने की इंस्पिरेशन मिलती है, पोइट्री करने की पावर मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब शक्ति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, दोनों चीज़ मिलती है। तो कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भी उस फवारे का पानी पी लिया हो और मुझे भी बहुत अच्छे से पोइट्री करने का मन में आ रहा है। मतलब अब जो मैंने ये तुम्हें सुना है ना, एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उसकी धुन को सुन रहा है, वो ये पूरा का पूरा जो अपनी ये ओड जो उसने लिखी है, उस नाइटिंगेल को उसने डेडिकेट कर दी कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर ये पोइट्री करने की प्रेरणा मिल रही है। वो कह रहा है पी भी लिया, और कैसा पी लिया, ऐसा पी लिया कि जैसे पूरा ग्लास जो है वो ब्रिम तक भर गया हो, है ना। और इस पूरे मतलब पूरे घने जंगल के अंदर उसको पीकर मुझे ऐसा लग रहा है पूरे घने जंगल के अंदर मैं तुम्हारे साथ उड़ चला हूँ। और तो आगे वो नाइटिंगेल से कहता है कि तुम्हें तो ये जो हम लोग हैं, जो मॉर्टल हैं, मतलब कभी जिन्होंने जन्म लिया है और फिर वो मरे भी गए, इस तरह के जो लोग हैं, हमारे जैसे लोगों की दुनिया से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, कि तुम हमारे दुख को, तकलीफ को, इन सब चीज़ों से तुम बहुत अनजान हो। क्यों? अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ वो नाइटिंगेल को क्या कहना चाहता है। वो ये कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग मॉर्टल हैं, हम लोग मॉर्टल हैं, लेकिन तुम इमॉर्टल हो। कैसे? कंपैरिजन को समझो। इमॉर्टल कैसे कह रहा है? वैसे तो देखो वो एक पंछी है ना, पंछी है ना, कि अगर पंछी है उसमें जान है तो वो जिंदा भी, आज जिंदा है तो मरे भी, उसने जन्म लिया है वो मरे भी वैसे तो। लेकिन यहाँ नाइटिंगेल की लाइफ को नहीं वो डिस्क्राइब कर रहा, यहाँ नाइटिंगेल की जो वो धुन है, वो जो आवाज़ है, वो जो वॉल्यूम है, वो जो संगीत है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है पोइट, कि इंसान जो है वो मर जाता है लेकिन उसका कहा हुआ जो है वो याद रहता है। यानी प्रकृति जो होती है ना, नेचर जो होती है ना, वो क्या है, वो परपेचुअल है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। नेचर जो है बदलती ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ वो नाइटिंगेल को क्या बताना चाह रहा है, यहाँ वो नाइटिंगेल को क्या कह रहा है कि तुम अमर हो, तुम्हारी जो वॉइस है वो अमर है, तुम कभी भी मरोगी नहीं। और बहुत सारे वो एग्जाम्पल्स देता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत सारे कैरेक्टर स्टोरीज उठाता है इस पोएम में। किस चीज़ के लिए? नाइटिंगेल को मतलब एग्जेजरेशन देने के लिए, नाइटिंगेल को एलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वो ये बोलता है कि भाई जैसे बहुत सारे एम्परर्स जो हैं
वो जब थे पुराने ज़माने में तो भी तुम्हारी आवाज़ को पसंद किया करते थे, सुना करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो उनको कोई क्लाउन हँसा रहा है, मतलब जैसे राजा के दरबार में होते हैं ना जोकर वगैरह, जो मतलब कोई बात सुना के उनको हँसा देते हैं। कह रहे उस टाइम में, जिस टाइम में राजा महाराजा होते थे, उस टाइम भी तुम्हें सुना जाता था, तुम्हारी आवाज़ को पसंद किया जाता था। और एक बिब्लिकल करेक्टर और प्रेजेंट किया है यहाँ पे, रूथ नाम की है एक, RUTH रूथ है ना, रूथ नाम की एक बिब्लिकल करेक्टर है, उसको भी यहाँ पे जिक्र किया है कि वो जब उस करेक्टर के बारे में ये बताया है कि वो करेक्टर ऐसी थी कि उसके पति की मौत हो जाती है और वो अपनी जो मदर इन लॉ होती है उसी के साथ रहती है, मतलब दूसरी शादी कर लेती है, और वो दूसरी शादी जिससे करती है वो भी बहुत मतलब रईस होता है, बहुत उसके पास संपन्न होता है पूरे तरीके से, लेकिन वो अपनी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ती, अपने मदर इन लॉ की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभाती है। लेकिन जब वो अपनी मदर इन लॉ के साथ में रहती है तो भी वो अपने घर को तो याद करती ही है, ऑब्वियसली वो अपने घर को याद करती है। तो वो बताता है कि उस रूथ को भी तुमने कभी ना कभी तो प्लीजेंट किया ही था, मतलब उस रूथ ने भी, बहुत पुराना करेक्टर है, अब सोचो बिब्लिकल करेक्टर है, बिब्लिकल करेक्टर इन बाइबल से लिया गया करेक्टर है, बहुत पुराना करेक्टर है, कि उसको भी तुमने कभी ना कभी तो अम्यूज किया था, कभी उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को तुमने कम किया था, यानी तुम्हारी आवाज़ सुनकर कभी वो भी खुश हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, पोइट जो है ना वो इसको नाइटिंगेल को क्या बताना चाह रहा है कि नाइटिंगेल जो है वो अमर है, इसकी जो वॉइस है, इसकी जो धुन है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। जबकि हम लोग क्या है, हम लोग नश्वर हैं, हम जीते हैं, जिंदा रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। यहाँ पे किड्स जो है ना लास्ट में क्या फील करता है, यानी जो स्पीकर, हम किड्स को ही स्पीकर मान रहे हैं क्योंकि खुद उन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की फीलिंग्स बताई है, खुद उन्होंने यहाँ पे नाइटिंगेल का जिक्र किया है, तो हम उन्हीं को स्पीकर मान रहे हैं। यहाँ पे वो क्या फील कर रहे हैं, वो लास्ट में ये फील कर रहे हैं कि नाइटिंगेल की धुन में वो इतना खो गए, इतना खो गए कि रियलिटी को भूल गए, रियलिटी को भूल गए। अब रियलिटी जो है ना वो क्या थी, रियलिटी ये थी कि वो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में, उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है ना। वो उन सारी तकलीफ़ों को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि नाइटिंगेल जो है वो उड़कर घाटियों की तरफ चली गई, यानी उस पेड़ से उड़कर और दूसरी तरफ चली गई, यानी थोड़ा सा दूर चलेगी, तो उसकी जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ी डिम पड़ गई, थोड़ी कम पड़ गई। अब वॉल्यूम जैसे जैसे उसकी कम हुई ना, जब वो थोड़े से चेतन अवस्था में आए, मतलब थोड़े से जागे, मतलब उनको थोड़ा सा होश आया कि अब जो उनकी नमनेस है वो थोड़ी सी खत्म हुई। तो क्या कहते हैं, एड्यू, यहाँ पे शब्द एक यूज कर रहे हैं ये पोएम के अंदर, एड्यू यानी अलविदा, कि जैसे जैसे वो अलविदा कर रही है, दूर जा रही है, वैसे वैसे है ना एक मतलब घंटी सी उनके दिमाग में बजी, एक अलार्म सा उनके दिमाग में बजा कि ये मैं सपना ले रहा हूँ या फिर मैं मतलब जागते हुए इन चीज़ों को सोच रहा हूँ। यहाँ पे मतलब लास्ट के अंदर क्या होता है, लास्ट के अंदर पोइट खुद ही मतलब उसको अलविदा बोल देता है कि भाई तुम जाओ और कहीं पर जाओ, मैं तो मेरे रियल लाइफ के अंदर ही जा रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं खो गया था, मैं तुम्हारी इस मतलब मन मोहने वाली जो आवाज़ है उसके अंदर खो गया था, मैं अपने सारे गम को, तकलीफ़ों को भूल गया था, लेकिन मेरी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, मैं उस हकीकत में वापस लौटूंगा। वो बिल्कुल लास्ट लाइन में, एकदम बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन है उसके अंदर खुद से ही सवाल कर लेता है कि भाई मैं जाग रहा था या नींद में था। तो ये हमारी जो नाइटिंगेल है उसकी पूरी की पूरी आपके सामने मैंने पूरी समरी बता दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसके अंदर आपको ना एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो किड्स थे ना, जॉन किड्स, उन्होंने नाइटिंगेल को, देखो आपको जूम करके दिखाती हूँ, 1819 में लिखा था। ये जो आपको दिख रहा है जॉन किड्स की खुद की हैंड राइटिंग है, उन्होंने नाइटिंगेल को 1819 में लिखा, सेम ईयर ही कंपोज करवा दिया था। तो आप देखिए हमारे पास में इसका मतलब दिया हुआ है कि भाई नाइटिंगेल जो है इन्होंने 1819 के अंदर, हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, 1819 में लिखा और 1819 में ही इसको कंपोज करा दिया गया था। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।